चलिए तो आज अपन कोणों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं। और जितने भी गणित के अंदर आप कोण देखते होंगे उन सभी कोणों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोण है वो है न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण की जो परिभाषा है वो है ऐसा कोण जो 0 और 90 डिग्री के मध्य बनता हो उसे कहते हैं न्यून कोण। तो यहाँ परिभाषा में शॉर्ट रूप में आपको लिख के बता देता हूँ कि 0 तथा 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के मध्य। सिंपल सा आप समझ सकते हैं। और ये पूरी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट रूप से बता दिया। अब देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ तो जैसे मैंने एक चित्र बनाया है और ये कोण की परिभाषा आप सब जानते ही होंगे कि ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, कोण का निर्माण करती है। यानी जैसे दो किरणें हो गई, देखिए एक ये और एक ये। अब दो किरणें वो एक ही बिंदु से गुजर रही है यानी एक ही बिंदु से निकल रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कोण। अब यहाँ पे मैं यदि चांदा रख के इसको मापूं तो इसका जो माप है वो या तो 60 डिग्री आएगा या 70 डिग्री आएगा, यानी 90 से कम आएगा। अर्थात 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम ऐसा कोण है तो उसे कहेंगे न्यून कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री और 0 और 90 डिग्री के बीच में जितनी भी संख्या है वो सब क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य जो भी कोण बनेंगे उसे बोलेंगे न्यून कोण। नेक्स्ट है समकोण। तो समकोण सब जानते होंगे कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। तो यहाँ पे और समकोण का जो चित्र होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। देखिए ऐसे डायग्राम बनेगा 90 डिग्री का। तो आप चांदे से जब भी बनाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री का इस टाइम का कोण आपको दिखेगा। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहता है लिख सकते हैं कि 90 डिग्री कोण को के कोण को समकोण कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है अधिक कोण। तो अधिक कोण है वो 90 से ऊपर और 180 डिग्री के मध्य जो भी कोण बनेंगे वो क्या होगा? अधिक कोण। तो यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं इसकी कि 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण, ये जितने भी कोण बनेंगे 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम जितने भी कोण होंगे उसे कहेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण का अगर डायग्राम बनाना चाहे तो इस ढंग से आप देख सकते हैं। जैसे ये बनेगा अधिक कोण, जैसे मान लो 120 का बन गया तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अब जैसे 90 है तो 91 डिग्री का बनेगा तो भी क्या हो जाएगा? वो अधिक कोण। और ये 180 से कम यानी 179 डिग्री है तो भी क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री के मध्य जितने भी कोण बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? अधिक कोण। नेक्स्ट है सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण का अर्थ होता है 180 डिग्री का जो भी कोण होता है उसे कहते हैं सरल कोण। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखते हैं कि 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसके दो नाम हैं, आपको ध्यान रखना है कि सरल कोण और ऋजु कोण दोनों एक ही है। और 180 डिग्री के जो कोण होता है उसे कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब आप छांदे से बनाते हैं तो इस टाइप का 180 डिग्री का कोण दिखता है। ये दो किरणें आ गई यहाँ से यहाँ तक और दूसरी किरण ये हो गया 180 डिग्री का कोण। फिर वृत्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, इसके भी दो नाम है, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो इसकी जो परिभाषा है वो है 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के मध्य जितने भी कोण होंगे वो सब क्या कोण कहलाएंगे? वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो इसका जो डायग्राम है वो इस ढंग से बनेगा ऐसे। जैसे यहाँ से बनाना शुरू करें तो यहाँ तक बनेगा, चाहे वो कितना भी बन सकता है, 270, 220,
तो 180 से ऊपर जाना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो ये जो भी कोण बनेगा वो हो जाएगा वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। फिर होता है पूरक कोण। छठा जो कोण है वो है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। अब जैसे देखिए परीक्षा के अंदर कैसे आता है कि मान लो आपको पूछ लिया कि एक कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है? तो आपको जवाब देना है 30 डिग्री का जो पूरक कोण है वो हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी पूरक कोण। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री क्या कहलाता है? पूरक कोण। तो पूरक कोण में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी पूछा है उसको 90 में से घटा दो, दूसरा जो कोण निकलेगा वो उसका क्या होगा? पूरक कोण। तो देखिए 30 और 60 इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 90 डिग्री। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक कोण ए है और दूसरा कोण है वो क्या है? बी। तो इन दोनों कोण का योग है वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। तो ये हो गई पूरक कोण की परिभाषा। नेक्स्ट है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण है वो पूरक कोण की जैसे की जैसी परिभाषा है। इसके अंदर ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो, तो उसे कहेंगे संपूरक कोण। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो, जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए डिग्री है, एक बी डिग्री है, तो इनका योग क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे किसी ने पूछ लिया आपको कि 100 डिग्री का संपूरक कोण कितना है, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 80 डिग्री। यानी कि दोनों का योग है वो क्या आना चाहिए? 180। अगर मान लो 80 डिग्री का संपूरक कोण पूछा होता तो मैं लिखता 100। यहाँ पे जैसे पूछा होता मुझे 50 डिग्री का संपूरक कोण, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ एक और, 50 डिग्री का संपूरक कोण। तो 50 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 130 डिग्री। कैसे आया? सिंपल सी बात है, आपको जो भी कोण पूछा है यानी 50 डिग्री का संपूरक कोण पूछा है तो आपको 50 को 180 में से घटाना है। तो 180 में से जब 50 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 130। यानी जो जिस कोण का पूछा है संपूरक कोण उसको घटा दो 180 में से, आपको संपूरक कोण मिल जाएगा। यानी दोनों कोणों का योग आना चाहिए 180। देखिए 50 और 130 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180। नेक्स्ट है आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं? कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख के आपको बता देता हूं कि ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। आसन कोण कहलाते हैं। तो इस ढंग से परिभाषा आप लिख सकते हैं कि आसन कोण किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। जैसे चित्र से समझते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा चित्र बनाते हैं, ये ओ बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये है मान लो सी। अब देखिए यहाँ पे दो कोण आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये कोण, एक आपको नजर आ रहा है ये। दो लाइन से मैं बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे क्या विशेषता नजर आ रही है इन दोनों कोणों की? देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। अब दोनों कोणों को बनाने में ये जो भुजा है ओ से लगाकर बी तक
ये भुजा दोनों में काम आ रही है, इस कोण को बनाने में भी काम आ रही है और इस कोण को बनाने में भी उपयोगी है। अर्थात एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। उभयनिष्ठ का अर्थ ये है कि दोनों में काम आने वाली भुजा। फिर यहाँ से ये जो शीर्ष है वो भी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों का जो कोण है वो इस ओ बिंदु पर बन रहा है। तो ऐसे कोण यदि आपको नजर आता है तो वो क्या कहलाएंगे, आसन कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष यानी दोनों को बनाने में उपयोग हो रहा है एक ही शीर्ष, तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो यानी भुजा के विपरीत और बन रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, आसन कोण। साथ ही आप लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत और बनने चाहिए दोनों कोण, तो क्या हो जाएंगे, आसन कोण। नेक्स्ट है रैखिक कोण युग्म। अब रैखिक कोण युग्म इसके जैसे के जैसे कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री, वो कहलाएंगे रैखिक कोण युग्म। यानी ऐसे दो आसन कोण, ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, रैखिक कोण युग्म कहलाता है। यानी ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री है तो वो कहलाएगा रैखिक कोण युग्म। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे एक लाइन खींची, अब 180 डिग्री है यानी स्ट्रेट होगी बिल्कुल, और यहाँ से मैं एक किरण और गुजर देता हूँ और ये इसका नाम दे देता हूँ, चलिए बिंदु ओ पे कोण बन रहे हैं दोनों, यहाँ पे नाम दे देते ए, ये बी और ये आ गया सी। तो यहाँ पे एक कोण बना इधर और दूसरा जो कोण है वो मैं डबल लाइन से आपको दर्शा देता हूँ। अब देखिए दोनों नियम इसके अंदर पालना हो रही है। यानी आसन कोण की क्या विशेषता थी कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तथा दोनों कोण क्या होने चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत और बनने चाहिए, तो वो कहलाएगा आसन कोण। अब यहाँ पे एक कोण ये बन रहा है यानी ए ओ बी, और दूसरा बन रहा है बी ओ सी। ये दोनों कोण है वो इस भुजा के विपरीत और बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये कोण इस भुजा के नीचे बन रहा था, ये दूसरा बन रहा था भुजा के ऊपर, दोनों विपरीत दिशा में बन रहे थे, तो ये आसन कोण था। यहाँ पर भी वही, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो यहाँ पे शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है, साथ ही भुजा है वो उभयनिष्ठ है, तो ये आसन कोण हो गया। साथ में इन दोनों कोणों को यदि मैं चांदे से मापूं तो इसका योग है वो 180 डिग्री आएगा, तो इसे कहेंगे रैखिक कोण युग्म। यहाँ पे अगर मापेंगे इन दोनों को तो इनका योग है वो 180 नहीं आएगा, ये सिर्फ क्या है, आसन कोण है। परंतु अगर यहाँ पे मैं यदि चांदे से मापूं इस दोनों कोणों को, तो जैसे मान लो ये 30 डिग्री आ गया तो ये आ जाएगा 150 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग करेंगे तो आएगा 180। तो ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो आसन कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री, रैखिक कोण युग्म कहलाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक कोण युग्म किसे कहते हैं। यदि इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि कोण ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी, ये कोण लिखा मैंने, फिर प्लस कोण बी ओ सी, यानी इस कोण को लिख रहा हूं मैं, कोण बी ओ और सी, इन दोनों कोणों का योग आएगा 180 डिग्री, तो कहलाएगा वो रैखिक कोण युग्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब अपन आगे सवाल करेंगे तो बार बार अपन इसका इंद्राज करेंगे कि रैखिक कोण युग्म से, तो आपको ध्यान रखना है कि रैखिक कोण युग्म क्या है। नेक्स्ट 10वां कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं कि यदि दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो आमने सामने जो बनने वाले कोण होते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे यदि दो किरणें बनाता हूं मैं, एक किरण और ये दूसरी किरण, यहाँ पे ओ बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ नाम दे देता हूँ ए, और ये बी, इनका नाम दे देते हैं सी और ये डी। तो जब दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, देखिए ए और बी और सी और डी दो किरणें थी और बिंदु ओ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यहाँ पे टोटल 4 कोण बन रहे हैं। देखिए एक ये कोण है, फिर ये कोण है, और एक ये है, और एक ये चारों कोण बन गए
इन चारों कोण की विशेषता क्या है कि जो आमने सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक दूसरे के सम्मुख बनने वाले जो कोण होते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों की विशेषता होती है कि ये आपस में क्या होते हैं, समान। यानी इसको लिख सकते हैं, देखिए चलिए मैं इसको डबल लाइन से दर्शा देता हूँ। ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एक तो है कोण ए ओ डी, ए ओ और डी, यानी ये जो नीचे वाला कोण है ये किसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कोण बी ओ और सी, बी ओ और सी। कोण लिखना भी आपको आना चाहिए, यानी जब इस कोण को लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना बी ओ सी, यानी डबल लाइन जो नीचे खींची है वो कोण किसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। फिर देखिए दूसरा जो युग्म है यानी जोड़ा कौन सा है कि जो बी ओ डी है, यानी ये कोण बी ओ और डी, बी ओ डी ये किसके बराबर होगा, ए ओ और सी के, कोण ए ओ और सी। ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे देखिए मान लो मैं ए ओ डी को मान लेता हूं कि ये कोण जो है वो कितना है, चलिए यहाँ पे मैं इसको मान देता हूं 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है तो ए ओ डी 100 डिग्री है, तो बी ओ सी जो ये कोण है वो भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब अपन देखते हैं ए ओ सी, जो ए ओ सी यदि मैं 80 डिग्री इसको मापूं तो ये जो 80 डिग्री है ये इसके बराबर हो जाएगा बी ओ और डी के, यानी ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण समझ गए होंगे कि आमने सामने वाले जो कोण है वो समान होते हैं, तो इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट है दो समांतर रेखा एवं एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दो समांतर रेखा अपन खींचते हैं और एक तिर्यक रेखा खींचता हूं मैं, और उससे जो भी कोण बनेंगे उनकी क्या क्या विशेषता है, तो चित्र बना के आपको बताता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने दो समांतर रेखा खींची है और एक तिर्यक रेखा खींची है, तो इनका नाम दे देता हूँ। चलिए एल एम और ये एन, यानी एल समांतर है एम के और एन है वो एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा जब काटती है एक दूसरे को तो यहाँ पे टोटल 8 कोण बनते हैं। कौन कौन से देखिए, सबसे पहला ये, यानी इसको नाम दे देते हैं 1, फिर यहाँ पे ये 2, ये 3 और ये 4, इसी प्रकार ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये टोटल 8 कोण बने। इन 8 कोण की कोई न कोई विशेषता है आपस में। तो चलिए सबसे पहला जो कोण होता है कि संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं, तो संगत कोण, संगत कोण समान। अब संगत कोण कौन कौन से देखिए, एक जो कोण है एक, यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम दिया है, यहाँ पे अलग अलग कोण आएंगे, अभी मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा परीक्षा में कैसे आते हैं वो। तो सबसे पहले आपको ये समझना कि जो कोण एक है वो किसके बराबर होगा, 5 के। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि कोण एक है वो बराबर होगा कोण 5 के। ये कोण का सिंबल है, ये जानकारी होगी आपको। तो कोण एक है वो बराबर हो गया 5 के, यानी एक है वो संगत कोण है 5। फिर 2 है वो किसके संगत हो गया, 6 के। आपको कुल मिला के यहाँ एंगल देखना, देखिए ये ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर 5 है, नीचे 2 है तो यहाँ पे नीचे क्या है 6, संगत। तो 1 बराबर हो गया 5। फिर 2 जो कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। फिर जो 3 है वो किसके बराबर होगा, 7 के। 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। और कोण जो 4 है वो बराबर होगा कोण 8 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। तो ये सभी संगत कोण के जोड़े हैं और ये आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान। फिर दूसरी आपको ध्यान रखना है कि एकांतर कोण भी क्या होते हैं, समान। एकांतर कोण
समान होते हैं, एकांतर कोण समान। अब एकांतर कोण कौन सा है, देखिए कोण जो 3 है, यानी ये जो 3 है वो उसका एकांतर कोण होगा 5, यानी कोण 3 बराबर है कोण 5 के। अंदर वाला नीचे जो 3 बन रहा है वो इस ऊपर वाले 5 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा है कोण जो 2 है वो बराबर होगा किसके, 8 के। तो कोण 2 बराबर हो गया कोण 8। ये जोड़े हो गए एकांतर कोण के। नेक्स्ट है अंतकोण संपूरक होते हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अंतकोण क्या होंगे, संपूरक। अंतकोण संपूरक होते हैं। ये 3 विशेषता आपने ध्यान रख ली तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं करेंगे। तो अंतकोण संपूरक होते हैं। अब अंतकोण कौन से है, देखिए 2 और 5, यानी कोण 2 प्लस कोण 5, इन दोनों कोणों का योग है वो 180 आना चाहिए। कोण 2 और कोण 5 यदि आप जोड़ेंगे तो आना चाहिए कितना, 180। अभी एग्जाम्पल लेंगे जिससे क्लियर होगा, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। फिर नेक्स्ट है अंतकोण का जोड़ा 3 और 8, यानी दूसरा जो कोण है वो 3 प्लस कोण 8, इनका योग क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हुए अंतकोण के जोड़े। तो आपको ये सब तीनों विशेषता ध्यान रखना है कि संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं और अंतकोण संपूरक होते हैं। संपूरक की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री क्या कहलाता है, संपूरक कोण। चलिए इसको अब एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझाता हूँ। परीक्षा में कैसे आएगा कि कोण 1 की जगह आपको मान लो बता दिया कि भैया ये कोण है वो 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। अब आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे मान लो x लिख लिया कि x का मान कितना है। यहाँ पे कोण बना दिया और x का मान कितना है, तो ये आपको पूछा है तो आप बताएंगे 50 डिग्री। देखिए एक कोण है वो किसके बराबर है, 5 के। यहाँ पे 5 है देखिए ये, तो ये जो कोण है वो x पूछा है आपको, तो x का मान आपको 50 लिखना है। अब कौन से गुणधर्म से लिखा है कि संगत कोण समान होते हैं। नेक्स्ट है जैसे एकांतर कोण का पूछ लिया, यहाँ पे एक कोण दे रखा है मान लो आपको जैसे 60 डिग्री, और आपको पूछ लिया है कि x का मान कितना है, तो भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण भी क्या होता है, समान। यानी कोण जो 3 है वो किसके बराबर है, कोण 5 के। तो ये कोण दे रखा है तो ये आप निकाल सकते हैं आराम से। अगर ये कोण दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 50 डिग्री दे रखा है तो कोण 3 का मान यानी x y z ABCD का कोई भी अक्षर लिख के आपको पूछ लिया तो आप उसका मान सीधा बता सकते हैं कि ये भी कोण उतना ही होगा जितना ये होगा, यानी एकांतर कोण समान होते हैं। फिर देखिए अंतकोण संपूरक का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो कोण 2, यानी इस कोण की जगह आपके लिख लिया कि ये 80 डिग्री है, तो x का मान कितना है, तो x का मान आपको बताना पड़ेगा 100 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ स्पष्ट लिखा मैंने कि अंतकोण क्या होता है, संपूरक होते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाएगा। जब अपन क्या करेंगे 180 में से इस कोण को घटाएंगे तो आ जाएगा ये 100 डिग्री। तो इस ढंग से आपके सवाल मिलेंगे। आगे अपन अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे जिससे आपके बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा।